रेस्क्यू समझे आपको आज सीपीआर के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमारे आसपास हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ते जाते हैं, हमारे खान पान या किसी भी तरह से कोई बीमारी से हो सकता है, किसी एक्सीडेंट से हो सकता है। तो हार्ट अटैक के केस बढ़ने से हार्ट काम करना बंद कर देता है और जो ब्रेन सेल है वो ब्रेन तो लास्ट में जो ऑक्सीजन जाती रहती है। दो प्रकार की डेथ होती है, क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ वो होती है जब हार्ट काम करना बंद कर देता है और बची हुई ऑक्सीजन ब्रेन तक जाती है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। तो जैसे ब्रेन सेल भी डेड करने लगते हैं तो उसके बाद होती है बायोलॉजिकल डेथ शुरू हो जाती है। तो सीपीआर में जो पुनर्जीवित करने का जो है वो सिर्फ क्लिनिकल डेथ का टाइम जो हमारे पास होता है। सीपीआर 3 वर्ड से बना हुआ है। सी फॉर होता है कार्डियो, पी फॉर होता है पल्मोनरी, आर फॉर होता है रिसर्सिटेशन। सी फॉर होता है कार्डियो हृदय, पी फॉर पल्मोनरी फेफड़ा और रिसर्सिटेशन इन पुनर्जीवित करना। तो यह किसको किया जाना चाहिए? सबसे पहले कोई भी विक्टिम या पेशेंट हमें बेहोशी की हालत में मिलता है तो सबसे पहले हम उसका अलर्टनेस चेक करेंगे। रिस्पॉन्सिव होते हैं, ईएमएस को अलर्ट कर देते हैं। ईएमएस हमारे पहुंचने तक हम क्या है उसको फर्स्ट एड देना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कैटेगराइज कराए एज को 3 भागों में। सबसे पहले अडल्ट के लिए क्या होता है 5 से 6 सेंटीमीटर की डेप्थ देते हैं और 3/2 का साइकिल देते हैं। इन्फेंट में क्या है 4 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ और 3/2 का साइकिल। इन्फेंट के लिए क्या होता है 2 से 3 सेंटीमीटर की डेप्थ और 30/2 का साइकिल। तो सबसे पहले सीपीआर देने से पहले हमें सरफेस हार्ड होना चाहिए पेशेंट के लिए, और उसके बाद लोकेट करना है कहाँ पर सीपीआर देना है। लोकेट करने के लिए हम क्या है अपने रिस्ट केस से लेके चलेंगे और हार्ट के पास हार्ट को लोकेट राइट हैंड 2 उंगलियां रखेंगे, उसके बाद एक उंगली लेफ्ट हैंड की और मास्टर हैंड को वहाँ पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या है उसके ऊपर पूरा माउंट हो जाएंगे और 30/2 के कॉम्प्रेशन देंगे, 30 कॉम्प्रेशन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इन 30 कॉम्प्रेशन के बाद 2 बार आर्टिफिशियल ब्रीथ दी जाती है, जो माउथ टू बैरियर या माउथ टू सीपीआर मास्क दिया जाता है। हमारे पास सीपीआर मास्क है, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी साफ कपड़े से उसको दिया जा सकता है। इसके 5 साइकिल पूरा होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अगर 19 पल्स 20 प्रेजेंट हो 21 जाती 22 है 23 तो हम 24 उसको 26 फर्दर क्या है 27 उसका 28 एयरवे चेक 29 2। करेंगे। अगर पल्स प्रेजेंट नहीं होती है तो हम क्या कंटिन्यू सीपीआर देंगे जब तक ईएमएस हमारे पास नहीं पहुंच जाती। अब किसी का कोई सवाल इसमें? तो अभी हमारे काबिल रेस्क्यू साथी ने आपको क्या सीपीआर के बारे में जानकारी हासिल कराई। अभी नेक्स्ट क्लास के दौरान मैं रेस्क्यूअर सचिन कुमार आपको एफबीओ के बारे में जानकारी हासिल कराऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एफबीओ क्या होता है। एफबीओ मीन्स फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किसी बाहरी वस्तु द्वारा हमारा क्या है एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, बाधित हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं एफबीओ। अब ये किन किन कंडीशन में हो सकता है? एक तो किसी बाहरी वस्तु से क्या है हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, बाधित हो जाए खान पीन से, या फिर मैक्सिमम क्या है अनकॉन्शियस पेशेंट में टंग फॉल बैक हो जाती है, जीभ पलट जाती है, उससे क्या होता है हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होता है। या फिर एपिग्लोटिस के कारण भी क्या हो सकता है हमारा एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। अब इसी केस में आपको जब भी इस तरह का कोई पेशेंट मिलेगा तो आपको किस कंडीशन में मिलेगा वो, ये आपको इस तरह की कंडीशन में मिलेगा। और ये क्या दो प्रकार का होता है, एक होता है पार्शली और एक होता है कंप्लीट। पार्शली में क्या होता है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, और कंप्लीट में क्या होगा पूरा एयर में चोक हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का कोई पेशेंट मिले, क्योंकि वो क्या करेगा अपना गला पकड़ कर खांसने की कोशिश करेगा ताकि वो निकल जाए, तो आपने क्या करना है उस पेशेंट के पास में सबसे पहले जाना है, और जाने के बाद में अपना जो राइट लेग है उसके क्या है दोनों पैरों के बीच में इस तरह से रखना है और उससे क्या है ऊपर थपथपाना है, उससे खींचना है। अगर ये क्या कंप्लीट जो होगा तो ये क्या बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे, ये क्या अपनी गर्दन से इशारा करेंगे। तो इन्होंने गर्दन से इशारा किया, हाथ चौक हो रखा है इनका गला, तो आपने क्या करना है इनका अपने दोनों हाथों से इनके क्या है ये हाथ छुड़ाने हैं, और इनको क्या है आश्वासन भी देना है कि भाई साहब कुछ नहीं होगा, आप मदद करिए, आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। उसके बाद में आपने अपने जो राइट हैंड से क्या करना है ये नाभि और जायफाइड प्रोसेस के बीच में ये लोकेट करना है, और वहाँ पर अपने जो मास्टर हैंड है उसका क्या है ये इस तरह की पोजीशन बनानी है, और इस तरह की पोजीशन बनाने के बाद में अपने इस तरह से रखना है। उसके बाद में जो तो आपका दूसरा हैंड है वो उसके ऊपर लॉक करना है, और ये क्या 5 बार एब्डोमिनल थ्रस्ट देते हैं, इसको हम हिमलित मैनोवर विधि भी बोलते हैं। तो इसको क्या आपने 5 बार दबाना है, इनवर्ड अपवर्ड इनवर्ड अपवर्ड। इसमें होता क्या है क्या हम उस पेशेंट को क्या वोमिटिंग कराने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या वोमिटिंग के द्वारा उसका जो गले में फंसा हुआ है वो निकल जाए। 5 बार दबाने के बाद में आपने क्या करना है इनका
को लेफ्ट या राइट करके देखना है पेन के मुंह से कुछ निकला है नहीं निकला, दूसरा ज़मीन पर भी देखना है। तो ये ऐसा नहीं है कि गले में से कुछ निकल कर ज़मीन पे गिर गया। उसके बाद में ऐसे सेम की क्रिया आपको दोबारा करनी है यदि नहीं निकला। एक कंडीशन ऐसी होगी कि जब कंप्लीट शो हो रखा होगा तो वो क्या है, थोड़ी देर सांस ले रहे होंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तो उसमें क्या है, आपने पेशेंट को अपने सहारे से लेते हुए धीरे धीरे उनको क्या है लिटाना है। धीरे धीरे लिटाने के बाद में आपने उनकी क्या है, क्योंकि आपके सामने बेहोश हुए, इनका गला चौक हो रखा आपको पता है, आपने क्या करना है, इनकी पल्स चेक करनी है तुरंत। तो पल्स चेक करने के बाद में जैसे ही पल्स एब्सेंट आती है तुरंत आपने क्या करना है, सीपीआर वाली प्रक्रिया शुरू कर देनी है। सीपीआर आप सभी ने इससे पहले सीख गई। दूसरा आता है बच्चों के केस में। बच्चे खासकर क्या होता है, खेलते खेलते कुछ खा लेते हैं, खिलौने की चीज़ हुई, खेलने वाली चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ जो क्या है उनके गले में अटक जाती है। तो बच्चे के केस में आपने करना क्या है, जैसे कोई छोटा बच्चा इन्फेंट है तो उसको क्या किसी चेयर पर लेकर बैठ सकते हो या फिर ज़मीन पर भी। इसकी क्या है, ये वाला अपने हाथ से इसकी पोजीशन मुंह की इस तरह से बनानी है और इसको इस तरह से थोड़ा झुकाव में नीचे रखते हुए और इसके क्या 5 बार बैक फ्लो मारना है। तो उससे क्या होगा, जो उनके गले में बच्चे के में कुछ फंसा हुआ होगा वो क्या निकल जाएगा। ये बच्चे की स्थिति है। तो इस क्लास के दौरान किसी का कोई शक या सवाल? ऑल, मैं रेस्टर कैलाश आप सभी को बताऊंगा एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी जिसे कि ब्रीडिंग कंट्रोल कहा जाता है। ब्रीडिंग कंट्रोल हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और हम इसको किस प्रकार से किन 3 तरीकों से इसको रोक सकते हैं तथा शरीर में होने वाली हानि से खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारे शरीर में 5 से 7 लीटर ब्लड होता है, जिसमें से अगर 1 से 2 लीटर अगर किसी कारणवश हमारी किसी लापरवाही कारण बह जाता है तो इसमें शौक में जाने के अलावा किसी आदमी की मृत्यु होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्लीडिंग कंट्रोल क्यों आवश्यक है। क्योंकि हमारे जो शरीर है, ब्लड का जो मुख्य काम है, शरीर के प्रत्येक वाइटल साइन तक या प्रत्येक और मुख्य भाग तक क्या है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करना है, जो कि आर्टरी, वेन्स एवं कैपिलरीज के माध्यम से शरीर के हर कोने तक क्या है, आवश्यक पोषक पदार्थों को सप्लाई करता है और वहां से आने वाले अवशिष्ट पदार्थ को वापस रिसाइकल के लिए हार्ट में पंप के लिए ले आते हैं। इस प्रकार से ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे प्लाज्मा की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि क्योंकि हमारा शरीर जो ब्लड बनाता है उससे क्या हमें व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एवं प्लाज्मा प्लेटलेट्स के माध्यम से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को काफ़ी सहायता प्रदान करता है। तो सबसे पहले हमारा सामना किसी भी प्रकार से हो जाता है जब भी हम कोई घरेलू कार्य कर रहे होते हैं, जिसमें सब्जी काटने से लेकर या छोटी बाइक एक्सीडेंट, स्कूटी के ऊपर या किसी अन्य कार्य को करते समय अगर हमारे द्वारा किसी भी क्रियाकलाप से चोट लग जाती है जिसमें कि ब्लड बाहर निकल जाता है, हमें जानना जरूरी है कि किन 3 तरीकों से हम ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट प्रेशर। अगर हमारे शरीर के किसी भाग में चोट लगी है तो एक साफ सा कपड़ा या गॉज पीस जो कि स्टेराइज होता है, तो उसको क्या है, डायरेक्ट प्रेशर के माध्यम से वहां पे लगा देना है। इससे क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो बाहर की तरफ हो रहा था वो क्या है, कंट्रोल हो जाता है। अगर इस तरीके से इसमें क्या है कि एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरा तीसरा, यानी कि जो लेयर हमने पहले लगा दी उसको हटाना नहीं है, इसके ऊपर 3-4 लेयर चढ़ा सकते हैं और उसके बाद क्या है, उसको वहीं पर पट्टी क्या रोलर बैंडेज के माध्यम से वहीं पर स्टेबल कर देते हैं। इसमें दूसरा तरीका है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है कि हार्ट लेवल से उस पार्ट को उठा देना, क्योंकि हमारा हार्ट जब भी रक्त को पंप करता है तो उसके पंप होने के बाद क्या है, आर्टरी के माध्यम से शरीर के प्रत्येक अंग तक ब्लड की सप्लाई होती है। अगर हम इसको हार्ट लेवल से ऊपर उठा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रेशर, जो ब्लड का जो फ्लो बन रहा था वो क्या है, रुक जाता है। और ये दूसरा तरीका हमने ब्लीडिंग कंट्रोल का समझा। और इसी में अब तीसरा तरीका आता है प्रेशर पॉइंट को दबाना। हमारे शरीर में 7 से 9 ऐसी जगह है जहाँ पे हम पल्स को क्या आसानी से पहचान सकते हैं या उसको जांच सकते हैं। तो इसमें हमारे अगर हाथ में चोट लग जाती है तो हमारी ब्रेकियल पल्स और आगे रेडियल और अल्नार पल्स को चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हाथ में भी चोट लगी तो हमें ब्रेकियल पल्स को क्या है, प्रेशर पॉइंट को क्या है, दबा देना है। इससे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और होने वाली रक्त की हानि से बचा जा सकता है। अब जो चौथा और अंतिम तरीका है उससे क्या है, बहुत ही अत्यधिक यानी एक्सट्रीम कंडीशन में ही अप्लाई किया जाता है, इससे टर्निकेट कहा जाता है।
अगर शरीर का कोई भाग अम्पुटेशन का मतलब होता है कि शरीर का कोई भाग अपने स्थान से कट के अलग हो जाता है। तो इसमें क्या है, ब्लड का जो फ्लो है काफ़ी तेज हो जाता है और इसे उपरोक्त बताए गए 3 तरीकों से रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें चौथा प्रभावी और कारगर अंतिम जो तरीका है वो है टर्निकेट करना। लेकिन टर्निकेट तभी किया जाए जब क्या है, शरीर में अम्पुटेशन हो जाए, यानी कि कोई भाग अलग हो जाए। तो इसमें हमें क्या है, 5 सबसे पहले एक पेन और हमारे पास कोई भी रस्सी है या कोई चुनरी है, इस इम्प्रोवाइज तरीके से जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनके उन्हीं संसाधनों की मदद से क्या है, पेन की मदद से इसको मोड़ के, जो कि मेरे साथी रेस्क्यूअर आपको दिखा रहे हैं, इस प्रकार से टर्निकेट कर दिया जाता है। इसमें टर्निकेट करने के बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए कि आगे वाली पल्स चलनी चाहिए, क्योंकि टर्निकेट करने के बाद एकदम अगर टाइट कर देते हैं तो उसमें क्या है, ब्लड सप्लाई न होने के कारण आगे के जो ब्लड सेल्स हैं वो क्या है, डैमेज हो जाते हैं और डेड भी कर सकते हैं। यानी कि आगे जो परिसंचरण हो रहा था, परफ्यूजन हो रहा था ब्लड का, वो क्या है, बंद हो जाता है। तो प्रत्येक 5 मिनट बाद इसको क्या है, हल्का टर्निकेट को ढीला कर दिया जाए। और अगर ब्लड बहुत ही ज़्यादा फ्लो में बाहर निकल रहा है तो उपरोक्त बताए गए 3 तरीकों के अलावा टर्निकेट के माध्यम से ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने शरीर में ब्लड लॉस से होने वाली हानि से बच सकते हैं। अगर शरीर से ब्लड लॉस हो जाता है तो इसमें शॉक में चले जाने के अलावा निश्चित मृत्यु भी हो सकती है। थैंक यू क्लास। इमरजेंसी मूव्स और इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर के बारे में। सबसे पहले इमरजेंसी मूव्स उसको बोलते हैं कि किसी भी इंसिडेंट साइट पे कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिससे एक विक्टिम को या किसी पेशेंट को इवैक्यूएट करना इमीडिएट जरूरी हो, तो उसको उसमें जो हम टेक्निक यूज करते हैं इवैक्यूएशन के लिए उसको बोलते हैं इमरजेंसी मूव। इमरजेंसी मूव्स में जैसे कि फायर केस हो सकता है, एक्सप्लोजन का हो सकता है, या कोई अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर लैंडस्लाइड के केसेस में हम इमरजेंसी मूव्स करते हैं। इमरजेंसी मूव्स में आते हैं ड्रैग्स, कैरी, लिफ्ट्स और इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ड्रैग्स। ड्रैग्स हैं सबसे पहले शर्ट ड्रैग। किसी भी कन्फाइंड स्पेस से किस तरह से शर्ट कपड़ों के माध्यम से विक्टिम को बाहर खींचना है। विक्टिम के पास पोजीशन बना के हाथ से साफ करते हुए आपने उसको कन्फाइंड स्पेस से बाहर खींचना है। फिर आता है ब्लैंकेट ड्रैग।